हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। तो हमारे जो लेक्चर चल रहे थे, कौन से चल रहा था, लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का, और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम आगे के जो प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। हम लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने सर लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था भाई? हमने पढ़ लिया था रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर लिया था। रेस्पिरेशन के अंदर एल्वलाइज के बारे में, लंग्स के बारे में, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। हम न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर चुके थे, हम रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर चुके थे। अब बारी है नेक्स्ट लेक्चर की, यानी नेक्स्ट जो आपका लाइफ प्रोसेस है उसकी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फूड है या फिर जो ऑक्सीजन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाती हैं, किस तरह से, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से चीजें मूव करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। उस सब चीजों की हम बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसको? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो भाई, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो आप अगर जैसे आपने अगर 9th पढ़ी तो होगी, ऑब्वियसली बात है, आप 10th पे हैं। तो 9th में अगर हमने देखा होगा तो 9th में हमने दो टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा, जिनको हम बोलते हैं क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या बोलते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इन टिश्यूज के बारे में आपने पढ़ा था कि भाई जो ये टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये क्या होते हैं? आपके कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं इन प्लांट्स। क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, इन्हीं को हम वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल्स भी बोल रहे थे। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे, ये चीजें किस तरह से इनमें मूव करती हैं, कौन किसका ट्रांसपोर्ट करता है, उस सारी चीज को हम पढ़ेंगे इससे। तो भाई देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किसकी? जाइलम की। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम क्या है सर? एक वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? देखते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है किसका? वाटर एंड मिनरल्स का। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम के मेन कंपोनेंट क्या क्या है? ये आप 9th में पढ़ के आए हो कि भाई इसमें क्या होता है। जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं ना। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। इसमें भी आपने ये पढ़ा होगा कि सर जाइलम जो पैरेन्काइमा है और जाइलम जो फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या आपका स्टोरेज का काम करता है, जाइलम जो फाइबर है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और जो आपके ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है यहाँ पे होता है मेन क्या? कंडक्शन का काम। ठीक है, अब देखो भाई, हम एक अगर हम प्लांट बनाए, अगर हम क्या बनाते हैं? प्लांट बनाते हैं। देखो, एक बढ़िया सी ड्राइंग करते हैं, एक अच्छा सा प्लांट बनाते हैं, है ना? अच्छा लग रहा है? अभी पूरा बने तब देखना। देखो, ठीक है, तो बन गया हमारे पास एक पेड़ बन के आ गया। अब हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं सर? हम जाइलम की बात कर रहे हैं। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो हमें एक चीज पता है कि सर जाइलम जो है ना, जो वाटर है, वो वाटर हमेशा कहाँ से आता है सर? रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर हमेशा क्या एब्जॉर्ब करती हैं? रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। और पानी जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है ना? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लीफ के अंदर क्या होगा, लीफ वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और नीचे की तरफ आ जाएगा, नहीं, ये चीजें नहीं होंगी।
तो हम ये कह सकते हैं कि सर वाटर का जो कंडक्शन है यानी वाटर का जो फ्लो है वो कैसा होता है जाइलम के अंदर, यूनी डायरेक्शनल। कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। वर्ड समझ में आ गया यूनि डायरेक्शनल क्यों हुआ? क्योंकि सर एक डायरेक्शन में नीचे से सिर्फ ऊपर की तरफ ही आपका क्या कर रहा है, पानी मूव कर रहा है। क्लियर है बात? चलो उसके बाद अगर हम और बात करें तो यहाँ पे ना जब ये वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ना तो वहां पे कुछ फोर्सेस काम करते हैं, जैसे ट्रांसपरेशनल पुल की बात करेंगे हम, या फिर हम बात करें डिफ्यूजन की उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी का यूज नहीं होता। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है कैसा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें किसी भी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा पानी। अब देखो होता क्या है कि भाई जब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं? अब सोचो कि जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं 100-100 फीट के, बड़े बड़े है ना, 50-50 100-100 फीट के प्लांट्स हैं, तो इतनी ऊंचाई तक, इतनी ऊपर हाइट तक एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स में पानी को मूव कराना है। तो जो डिफ्यूजन है या फिर ओस्मोसिस कहें, तो ये दोनों चीजें इनफ नहीं रहती पानी को नीचे से पूरे ऊपर तक पहुंचाने के लिए। सर जब डिफ्यूजन और ओस्मोसिस से पानी ऊपर नहीं पहुंच रहा तो कैसे पहुंच रहा है? सर वहां पे एक सिस्टम आता है जिसको हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशनल पुल। इसी को हम सक्शन फोर्स भी बोलते हैं। सक्शन फोर्स अभी हम देखेंगे कैसे काम करता है ये सक्शन। ठीक है, एक याद करो, एक ऐड आता था पहले, ग्लूकोन डी का ऐड आता था, देखा था कभी ग्लूकोन डी का? कि भाई एक बच्चा खेल रहा है ना, ऊपर से सूरज है, सूरज ऐसे एनिमेशन दिखाते थे कि सूरज है ना, बच्चे पे स्ट्रॉ लगा रखी है और बच्चे से एनर्जी एनर्जी सक कर रहा है, एनर्जी सक कर रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स से वो सक कर रहा है। आता था ना ये ऐड आता था, तो बच्चे के अंदर एनर्जी का काम है, फिर वो ग्लूकोन डी पी लेता है और उसमें एनर्जी आ जाती है, वही वाली चीज। तो ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या है, आपका सन है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो एक है लीफ, यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक पत्ती है, ये आ गई हमारे पास चमकदार पत्ती। और हमें पता है लीफ पे क्या होते हैं सर? स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। तो यहाँ पे है आपके स्टोमेटा, छोटे छोटे स्टोमेटा। क्या होते हैं? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लीफ के ऊपर। होता क्या है, जाइलम जो है, जाइलम जाइलम की ट्यूब कनेक्टेड होती है पूरे प्लांट के अंदर। जाइलम की ट्यूब पूरे प्लांट में कनेक्टेड होती है। हम अभी बनाते हैं, देखो ये समझो जाइलम की एक ट्यूब है जो इस यहाँ पे इस पूरी लीफ से कनेक्टेड है, इस तरह से। ठीक है, अब होगा क्या, इस ट्यूब के अंदर क्या फिल है? सर इस ट्यूब के अंदर ना वाटर फिल है। ट्रैकेट्स और वेसल्स की बात कर रहे हैं हम, इनके अंदर क्या फिल है? पूरा ऊपर तक पानी फिल है। ठीक है, पानी फिल है। होगा क्या, यहां से वाटर जो है वो क्या होगा? इवेपोरेट होगा। क्या होगा? इवेपोरेट होगा। और जब पानी इवेपोरेट होगा तो ये इस तरह से काम करेगा जैसे हम कोल्ड ड्रिंक में जो अपने स्ट्रो डाल के पीते हैं ना, स्ट्रो को सक करते हैं, स्ट्रो से हम कोल्ड ड्रिंक को सक करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक हमारे अंदर जाती है ना, तो हम कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रो से सक करते हैं। तो उसी तरह जब ये पानी इवेपोरेट होता है तो एक सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, और उस सक्शन फोर्स की वजह से ये पानी जो है पूरा ऊपर तक पहुंचता है। और इसी सक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या हुआ? ए सक्शन फोर्स, सेक्शन लिख दिया, ए सक्शन फोर्स
created due to ट्रांसपिरेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। खींच रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी को ऊपर खींचा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली चीज, क्लियर है बात? ठीक है भाई। और इसी तरह से इस ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से ही पानी जो है इतनी ऊंची ऊंचाई तक, इतने लंबे लंबे प्लांट जो 100-100 फीट के प्लांट्स होते हैं, 300-300 फीट के प्लांट होते हैं, इतनी हायर लेंथ के प्लांट्स तक भी ऊपर तक पानी पहुंच पाता है। किसकी वजह से सर? इस ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ में आ गई? ठीक है। साथ में अगर छोटे मोटे एरिया तक जाना है तो वहां पे आपके और क्या काम करते हैं सर? डिफ्यूजन भी काम कर देता है। ठीक है, एक होता है रूट प्रेशर, रूट प्रेशर भी काम कर देता है। लेकिन ये है जो छोटी हाइट्स के लिए, बहुत कम हाइट्स के लिए। जो अगर बड़ी हाइट का प्लांट है तो वहां पे क्या काम आएगा? ट्रांसपिरेशन फुल काम। समझ में आ गया जाइलम का? जाइलम यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा, इतना ही है। जाइलम में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने यहाँ पे इस स्लाइड में कंप्लीट कर ली है। एक ही स्लाइड में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है जाइलम। ठीक है, चल अब हम आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। यानी अगला टिश्यू जो हमारा आ रहा है क्या? फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड क्या? फूड को हम कह सकते हैं कौन सा होगा फूड? यानी कि अगर हम बात करें तो ये है क्या? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। फोटो सिंथेटिक प्रोडक्ट। एक बार देखते हैं ये चीज कॉपी हो सकती है क्या? हाँ, अरे ये हो गया भाई, दोबारा देखते हैं। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हो नहीं रहा भाई। कोई बात नहीं, अगला बना लेते हैं अपन, दोबारा ही बना लेते हैं, क्या करें यार। ठीक है, चल दोबारा बना लेते हैं, एक और प्लांट बनाते हैं हम लोग। प्लांट बनाने में तो क्या है, अपनी महारत हासिल है अपन को, नहीं? अच्छे अच्छे प्लांट बनाते हैं हम लोग। ये लो, उससे भी अच्छा प्लांट बन गया। नहीं बना अभी? अरे तो बन जाएगा। ठीक है, बन गया प्लांट। अब देखो, फूड में वाटर में तो क्या था कि भाई नीचे से और ऊपर ही जाना था, यही था, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे ये होगा कि मान लो यहाँ पे एक लीफ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लीफ है इसके अंदर क्या बनेगा सर? इसके अंदर खाना बनेगा। किसके प्रोसेस से सर? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से यहाँ पे खाना बनेगा। अब जब फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनेगा, वो खाना इस पूरे प्लांट में क्या किया जाएगा? ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब ये खाना जो है वो ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा, यानी दोनों डायरेक्शन में ये मूव करेगा। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्लोएम के अंदर कैसा फ्लो होता है सर? बाय डायरेक्शनल। कैसा फ्लो होता है? बाय डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब और क्या चीज बात करते हैं, और बात करते हैं। देखो भाई,
वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसमें तो किसी भी तरह की एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही थी, एनर्जी दी ही नहीं जा रही थी, बिना एनर्जी के काम हो रहा था, इसलिए हम क्या बोल रहे थे उसको, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे ना। लेकिन यहाँ जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी का यूज होता है, यानी वहां पे क्या यूज होती है, एटीपी यूज होती है, और एटीपी यूज होने के कारण हम इसमें बोलते हैं क्या होता है ये सर, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पे किसका इस्तेमाल हो रहा है सर, एनर्जी का इस्तेमाल। ठीक है। फूड जो होता है वो ट्रेवल होता है, वो ट्रेवल किया जाता है किस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में। किस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में फूड को ट्रेवल किया जाता है। जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। अच्छा, अब देखो एक चीज आती है कि अगर हम जब भी फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल फ्रॉम one place to another, one second, one place to another place in plants, in plants is known as, क्या बोलते हैं कि जो फूड का जो मूवमेंट है प्लांट के अंदर, जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेट हो रहा है, जगह बदल रहा है अपनी, उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन। क्लियर है बात, क्लियर है बात भाई, कि भाई देखो हमने क्या बात की कि सर बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, डिजोल्व फॉर्म में फूड मूव करता है, और फूड का जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं सर, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है। अब क्योंकि फूड यहाँ बन रहा है तो वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, ये सारी बात हम कर चुके हैं। और मैंने एक चीज नहीं बताई, वो क्या नहीं बताई कि सर फ्लोएम में क्या क्या चीज होती है, जैसे हमने जाइलम में बात की थी ना, जाइलम में क्या क्या होते हैं सर, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। इसी तरह तो फ्लोएम है, फ्लोएम में क्या होते हैं सर, फ्लोएम में भी फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं, और क्या होते हैं सर, सीड ट्यूब्स होती हैं, सीड सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं। तो ये सब बातें मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये आप नाइन्थ में पढ़ के आए हो, है ना, पढ़ा है ना नाइन्थ में। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फ्लोएम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, ये खत्म हो जाता है, इतना ही है, जाइलम एंड फ्लोएम, इतना पढ़ लो, मोर देन इनफ रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर टेंथ में नहीं जाएगा आपका। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का हो जाता है यहाँ पे, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। एक सेकंड में पानी पी गया था। हाँ भाई, देखो भाई गर्मी पड़ रही है बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया वाली गर्मी पड़ रही है, और ऐसे में अपनी बॉडी को जितना आप हाइड्रेटेड रहोगे, जितना हाइड्रेट रखोगे, उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे, है ना। और ज्यादा ठंडा पानी मत पीना, ऐसे नहीं कि गर्मी बाहर से आए, धूप में कड़कड़ाती धूप में पसीने से लथपथ और चिल्ड चिल्ड पानी निकाला और पी गए, नहीं, बीमार हो जाओगे तुरंत, पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, और बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएगी। तो ध्यान रखें, है ना, पानी अच्छे से पिए, नॉर्मल हो सके तो थोड़ा सा कम ठंडा पानी पिए, और अगर पसीने में आ रहे थे अगर मुंह धो के फिर पानी पीना। तो ये तो हो गई सोशल बात। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, समझना क्यों, देखो भाई, हमने खाना खाया, खाना खाया हमने, वो कहाँ गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया गया, विलाइज के द्वारा कर लिया, ठीक है सर।
हमने सांस ली, ब्रीद इन किया, ब्रीद इन करके वो एयर कहाँ गई आपके? सर एल्वेलाइज में गई, आ गई एल्वेलाइज में। अब उस एयर को यानी कि ऑक्सीजन को एल्वेलाइ से और उस खाने को विलाय से, इनको यहां से, इन दोनों चीजों को यहां से पूरी बॉडी में पहुंचाना है। पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना? कि भाई यहां तो पहुंच गए, अब इसको पूरी बॉडी में क्या करना है? सर्कुलेट करना है। तो इस सर्कुलेशन के लिए जो एक सिस्टम रिक्वायर होता है ह्यूमन बॉडी को, कि जो खाना है वो एक एक बॉडी पार्ट्स, एक एक टिश्यू, एक एक सेल तक पहुंचे, और जो ऑक्सीजन है वो भी एक एक टिश्यू, एक एक सेल तक पहुंचे, उसके लिए ह्यूमंस को रिक्वायरमेंट पड़ती है किस चीज की? एक सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और उसी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है मेनली तीन चीजों से मिलकर होता है। मेनली तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली चीज जो हम है वो है हार्ट, दिल। दूसरी चीज है ब्लड, और तीसरी चीज है ब्लड वेसल्स। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं आपके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के। इसके अलावा लिम्फ भी होता है, उसको हम सेपरेटली पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये तीन मेन है जो मैक्सिमम काम करते हैं। तो हम इन तीनों को ही पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, हार्ट को, ब्लड को, ब्लड वेसल्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? ब्लड वेसल्स। देखते हैं क्या है। हाँ भाई, ब्लड वेसल्स, मैंने शायद ये लिख दिया, हाँ यहाँ पे ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में मेनली तीन टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी है? सर एक तो है क्या? आर्टरीज। क्या है? आर्टरीज। एक है क्या? कैपिलरीज। ओ सॉरी, कैपिलरीज नहीं, एक है वेन्स, ठीक है। और एक आती है आपकी कैपिलरीज। कैपिलरीज वो नहीं पढ़ते क्योंकि वो कैपिलरीज क्या है? माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। मेन जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे आर्टरीज एंड वेन्स। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स में क्या डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैपिलरीज को, अभी थोड़ा सा रिले करते हैं। कैपिलरीज के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। देखो भाई, अगर मैं प्रॉपर प्रॉपर एक डेफिनेशन की बात करूं तो मैं आर्टरीज के बारे में कह सकता हूं कि दे ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। और अगर मैं बात करूं वेन्स में, इसमें लिख सकता हूं दे ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। यानी कि जब भी, याद रखना इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई कहे कि आर्टरीज की एक ऐसी डेफिनेशन बताओ जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो वो यही होगी कि जब भी ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू जाएगा। और जब भी ब्लड हार्ट के अंदर आएगा तो किसके थ्रू आएगा? सर वेन्स के थ्रू। यानी आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। क्या बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, कि आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर लेके जाएंगी, और वेन्स हमेशा ब्लड को हार्ट के करीब लेके जाएंगी। समझ गए? ठीक है, चलो। और हम बात करें, अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो
आर्टरीज मेनली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन, ये हम लिख लेते हैं, मेनली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। कि भैया ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसको छोड़ के बाकी आर्टरीज जो हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम रहेगा। इसको नॉर्मली हम प्योर ब्लड भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे इसको हम स्पेसिफिक बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी का जस्ट अपोजिट कर दो कि भैया वेन्स जो हैं ये क्या होंगी? ऑलवेज कैरी या मेनली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट वही पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। सेम वही चीज है कि भैया आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो क्या हो, ज्यादा हो, और जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। इस तरह का ब्लड किसके अंदर होता है? सिर्फ वेन्स के अंदर। दो डिफरेंसेस क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब आती है बात कि भैया आपको सोचना है, मतलब आपको दिमाग लगाना थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाना है? कि सर हमने बात की कि भाई जो वेन आर्टरीज हैं उनमें ब्लड कहाँ कब जाता है? आर्टरीज में ब्लड आता है जब हार्ट से दूर जाएगा। सिंपल सी बात है, जब हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा, यही तो लिखा है हमने, ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से समझना है इसको, हार्ट से जब ब्लड बाहर जा रहा होगा तब ब्लड किस में जा रहा होगा? आर्टरीज में जा रहा होगा, ठीक है। और हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा कब? जब हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। हार्ट में एक्चुअली दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वो रिलैक्स जिसको हम बोलते हैं डायस्टोल, क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। और एक होगा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं सिस्टोल। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बलून है उसके अंदर मैंने पानी भर रखा, ठीक है, एक बलून है जिसके अंदर मैंने क्या भर रखा है? पानी भर रखा है। अब उस पानी वाले बलून को अगर मैं दबाऊंगा तो वो जो पानी है वो बाहर निकलेगा, बाहर ही निकलेगा ना। और जब दबाऊंगा तो पानी प्रेशर से बाहर निकलेगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है कि जब मैं किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो उसके अंदर की चीजें बाहर निकलती हैं, प्रेशर से निकलती हैं। तो अगर हाई प्रेशर होगा, प्रेशर तेज होगा, तो तेज प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये नलियां है, क्या है? वेसल्स है। वेसल्स मतलब नलियां, ट्यूब से है जिनके अंदर खून बह रहा है। अब ट्यूब में जो खून बह रहा है अगर उसका प्रेशर तेज होगा तो वो जो ब्लड है वो जो नलियां हैं उनको तोड़ भी तो सकता है ना। तोड़ सकता ही नहीं सकता भाई, ज्यादा तेज प्रेशर हो जाता है। कई बार हम पानी दे रहे होते हैं गार्डन में, या फिर पाइप से पानी, गाड़ी धो रहे हैं भाई पानी से, और ज्यादा प्रेशर हो जाए तो कई बार पानी पाइप लाइन कमजोर हो, अगर पाइप जो है वो कमजोर हो तो वो फट जाती है, फट जाती है ना। ऐसे ही अगर आर्टरीज में कैसा ब्लड जाएगा? आर्टरीज में ब्लड जाएगा, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कैसा ब्लड जाएगा? तेज प्रेशर वाला ब्लड जाएगा। तो उस प्रेशर वाले ब्लड से आर्टरीज फट ना जाए, उसके लिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना, आर्टरीज की वॉल्स वो कैसी होती हैं? ये थिक होती हैं। कैसी होती है? थिक। तो थिक एंड इलास्टिक वॉल्स,
यानी कि मोटी भी है वॉल्स और इलास्टिक भी है, यानी थोड़ी फ्लेक्सिबल भी। तो इस वजह से ये आर्टरी जो है ना फटने के चांसेस नहीं रहते। समझ में आ गया? क्यों 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 हम बोलते हैं कि आर्टरीज की वॉल्स है ना, रटना हर चीज नहीं है, हमको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। अब यहाँ पे हम बोलते हैं, अब सोचो वेन्स में हम क्या बोलेंगे सर, वेन्स में हम बोलते हैं कि थिन एंड नॉन इलास्टिक। मैं लिखवा दिया, भाई याद कर लो। मन में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए ना कि भाई क्यों सर, क्यों वेन्स की जो वॉल्स है वो थिन होती है। रीजन सुनो भाई, हमने थिक का रीजन सुन लिया कि भाई प्रेशर ज्यादा रहता है। अब यहां देखो, आर्टरीज वेन्स की बात करें तो वेन्स में ब्लड कब आएगा, सोच के देखो, वेन्स में ब्लड कब आएगा। वेन्स में ब्लड आएगा जब हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। क्योंकि जब रिलैक्स चीजें करती हैं, अगर मेरे जैसे इंजेक्शन लो, नॉर्मल दवाई भरने वाला इंजेक्शन होता है ना, तो उसमें हम इंजेक्शन में जब हम इंजेक्शन के अंदर का एरिया इंक्रीज करते हैं, यानी उसको हम रिलैक्स कराते हैं, तो रिलैक्स कराते तब उसके अंदर दवाई भरती है ना। तो जो दवाई भरने का प्रेशर है, यानी कि जब हम हार्ट को ऐसा रिलैक्स होगा, तो जो खून इनके हार्ट के अंदर आएगा, वो आने वाला प्रेशर रहेगा वो बहुत कम होता है। अगर मैं उसी इंजेक्शन को ऐसे प्रेस करूं, कॉन्ट्रैक्ट करूं, तो दवाई बहुत तेज प्रेशर से बाहर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भर रहा हूँ तो कितना ही तेज भर लूं, उसके अंदर पानी जो है या दवाई जो है इंजेक्शन के अंदर, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। यानी जब चीज रिलैक्स होती है, उसके अंदर जो चीज आएगी वो कम प्रेशर से आएगी। सिंपल सी चीज है। अब जब कम प्रेशर से आएगी, तो उसके कम प्रेशर की वजह से वॉल्स के टूटने का खतरा खत्म हो जाता है। अगर प्रेशर कम है तो वॉल्स टूटेंगे नहीं, और अगर वॉल्स नहीं टूटेंगी तो उनको थिक क्यों करना। भाई हमको, हमारी बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि चीजें वेस्ट नहीं करनी, जो भी चीज है उसको बेस्ट यूज के हिसाब से बनाया गया है। तो जब वॉल्स, जब अंदर नलियों के अंदर प्रेशर कम है, तो भैया वॉल्स भी कैसे हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें टूटने का डर नहीं है। सिंपल सी चीज है। और जब थिन होंगी तो साथ में नॉन इलास्टिक भी जाएंगी, क्योंकि इलास्टिसिटी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज है, कम प्रेशर से ब्लड आ रहा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हो भी तो क्या हो गया, कमेंट में डाल देना, अपन सोल्व कर देंगे। नहीं, तो अपन को चीजें समझनी है। रटने वाली चीजें क्या होती है, बहुत चीजें होती है जो ऐसा लगता है कि सर ये तो थिक एंड इलास्टिक लिख दे, थिन एंड नॉन इलास्टिक हो गया, बायोलॉजी है रट लो। नहीं, बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अगर आप समझोगे, तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर देखोगे, तो कभी भी आप चीजों को भूलोगे नहीं। ठीक है, रटने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले डिफरेंस पे। फिर वही एक और सोचने वाली बात हो जाती है कि भाई एक बात बताओ, अगर इतना हाई प्रेशर है, इतना हाई प्रेशर है, तो क्या ब्लड कभी इसमें उल्टा बह जा सकता है, यानी बैक फ्लो ब्लड पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ के लिए प्रेशर इतना ज्यादा है कि बैक फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। तो बैक फ्लो जब पॉसिबल नहीं है, तो बैक फ्लो को रोकने वाली चीज भी नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो बैक फ्लो को रोकने वाली चीज जो होती है उनको बोलते हैं वाल्व्स। क्या बोलते हैं? वाल्व्स। तो यहाँ पे वाल्व्स ये एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे वाल्व्स क्या होते हैं? प्रेजेंट। आई थिंक ये वाल्व्स यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ एब्सेंट है। यहाँ क्यों एब्सेंट है, यहाँ क्यों प्रेजेंट है, ये वाली चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए हो तो बता देना, अगर नहीं समझे हो तो कमेंट्स में लिख देना सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि भाई ये समझना है आपको कि यहाँ वाल्स एब्सेंट क्यों है, कि यहाँ पे वाल्स प्रेजेंट क्यों है। ठीक है, तो ये आपके मेन डिफरेंसेस हो गए किसके अंदर, आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर। ब्लड वेसल्स हो गई हमारी, हो गई। कैपिलरीज तो क्या है, कैपिलरीज तो माइक्रोस्कोपिक होती है। माइक्रोस्कोपिक होती है, हमारे टिश्यूज के अंदर होती है, टिश्यू के अंदर सेल्स को कनेक्ट कर रही होती है कैपिलरीज। तो वो अलग चीज है। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स क्लियर है? चल, हाँ भाई, आगे आते हैं। अगला कंपोनेंट क्या है? ब्लड।
खून खून खून। ब्लड जो है वो बना है किससे सर? ब्लड जो बना है वो मेनली दो चीजों से मिलके बना है। बिल्कुल सही बात है सर। कौन कौन सी चीज? एक तो होता है सर इसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट। ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? हाँ। एक तो होता है ब्लड में सॉलिड कंपोनेंट, और एक होता है लिक्विड। और जो लिक्विड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। अब ये सॉलिड कंटेंट है ये ब्लड के अंदर 45% हिस्सा बनाता है, और जो लिक्विड कंटेंट है ये ब्लड के अंदर 55% हिस्सा बनाता है। ठीक है। सॉलिड के अंदर भी तीन चीजें आती हैं हमारे पास। सॉलिड के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं जो कि क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पिकल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पिकल्स एंड प्लेटलेट्स। ये तीन चीजें हमारे किसके अंदर हैं? सॉलिड के अंदर। ठीक है। डिटेल से समझेंगे एक एक चीज को, अपन को छोड़ना थोड़ी। लिक्विड जो है सर इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं। एक तो होते हैं आपके क्या सर? वाटर। क्या होता है? और एक होता है आपका क्या? बाकी जो बच गए क्या? आयंस होते हैं। ठीक है। या फिर हम बात करें एंजाइम्स। सॉरी, एंजाइम्स नहीं होते ब्लड में। ब्लड में हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं आपके। अब ये जो वाटर है ये इस 55% का, ये जो 55% प्लाज्मा है ना, इसका 90% हिस्सा प्लाज्मा का क्या बनाता है? वाटर बनाता है। और ये जो बाकी चीजें हैं ये बनाती हैं 10% हिस्सा। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, ये तो नॉर्मल ब्लड की चीजें होगी। अब हम एक एक चीज को देख लेते हैं, थोड़ा सा आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसको लेते हैं सर? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, आरबीसी की शेप की बात करें, आरबीसी कैसी होती है? इनकी शेप होती है सर बाय कॉनकेव डिस्क शेप। बाय कॉनकेव डिस्क शेप। ठीक है, बाय कॉनकेव डिस्क शेप। बीच में से ऐसे फ्लैट पतली चिपकी हुई, और एजेस से कैसे होती है? थोड़ी थिक होती है। ये रेड इन कलर होती है, और रेड कलर जो है वो क्यों आता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से आरबीसी का कलर क्या रहता है? रेड रहता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? ये नाम मैं तुमको बता चुका हूँ रेस्पिरेशन पढ़ते समय, तो देखना और याद करना है ना। कुछ कुछ चीजें हैं ना जो आपके ऊपर जोड़ रहा हूँ कि भैया इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात हम कर चुके हैं। और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये मेन काम करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का, O2 ट्रांसपोर्टेशन का। और इसके साथ चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करते हैं इसके एक मॉलिक्यूल के साथ। ये सारी बात मैं बता चुका हूँ आपको रेस्पिरेशन, जब आप पढ़ोगे ना तो आप देखना इससे पहले वाले लेक्चर में, इसलिए मैं नहीं बता रहा कि आप पहले वाला लेक्चर पढ़ के आओ। ठीक है, चलो। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी सर?
आरबीसी जो है ना, इनकी लाइफ साइकिल समथिंग अबाउट 120 डेज की होती है, लाइफ स्पान। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये बनती कहाँ है? सर रेड ब्लड सेल्स जो है ना, ये बनती कहाँ पे है? बोन मैरो में। बोन मैरो के अंदर बनती हैं। अच्छा, सिर्फ आरबीसी नहीं, इसको तो ऐसे ही कंप्लीट याद कर लो। ब्लड की जितनी भी सेल्स हैं ना, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, ये सारी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, जो मैमल्स की आरबीसी होती है ना, मेच्योर, वो ए न्यूक्लिएटेड होती है, यानी उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट in the mature RBC of mammals. मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। मैमल्स के अंदर जो आरबीसी होती हैं, वो जो मैच्योर हो जाती है, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, एक को छोड़ के, इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कैमल। एक्सेप्शन क्या है इसका? कैमल। चलो, ओके, हो गई बात। और क्या रह गया आरबीसी का? कुछ रहा है क्या भाई? ये हो गया, शेप हो गई, बोन मैरो बनती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। ठीक है, बस इतनी बात है, हो गया आरबीसी कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? वाइट ब्लड सेल्स की। किसकी बात करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी। देखो, वाइट ब्लड सेल इसलिए मैंने वाइट से बनाई। हाँ, ये बात कर लगे कि रेड ब्लड सेल्स मैंने रेड से नहीं बनाई थी, है ना? चल, अच्छा, ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, इनका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ऐसे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इनका नाम होता है, क्या नाम होता है? इनके दो नाम होते हैं, या तो हम बोलते हैं लिम्फोसाइट, या हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको क्योंकि ये कलरलेस या वाइट होती हैं, लिम्फो क्योंकि ये लिम्फ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं लिम्फ बनाने में, इसलिए। लिम्फ जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये एक्चुअली में हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, यानी ये क्या है? इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। इम्यूनिटी मतलब हमारी सेना, है ना? जो हमारी सेना काम करती है ना, इतना बढ़िया काम किया अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। ऐसे ही ये भी हमारे के अंदर क्या करती हैं? ऐसे ऑपरेशन चलाती रहती है कि कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी वायरस आएगा, अपन उनसे लड़ेंगे, है ना? फ्रंट पे आके लड़ेंगे। हमारी ये सेना है, हमको सुरक्षित रखने का काम करती हैं। ठीक है, आप ये कहते हो कि सर अगर हमारे अंदर इतनी अच्छी सेना है, ऐसे सोचने वाली बात है, सर इतनी अच्छी, इतनी हमारी सेना है, तो हम फिर बीमार क्यों पड़ते हैं? तो बेटा देखो, क्या है कि ना, आप ये मानो, आप इस समय, जैसे मैं इस समय में यहाँ खड़ा हूँ, या आप जहां भी बैठे हैं, या मोबाइल देख रहे हैं, या लेक्चर ले रहे हैं, तो उस समय, हर समय आप हजारों, लाखों, करोड़ों बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं। करोड़ों बैक्टीरिया से आप घिरे हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया को बोलते हैं हम कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ऐसी, हर जगह ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे उबलते हुए पानी हो, चाहे बर्फ हो, चाहे सल्फर कंटेनिंग, मीथेन कंटेनिंग चीजें हो, कुछ भी हो, हेलोफाइट्स हो, मतलब समुद्र हो, नमकीन पानी हो, डेड सी हो, कुछ भी हो, हर जगह जो चीज पाई जाएगी उसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, और वो होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है,
तो हम हर समय, इस समय भी हम हजारों करोड़ों बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं, वो हमारी बॉडी पे अटैक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हर बैक्टीरिया से, उन करोड़ों हजारों से तो बीमार हो नहीं रहे। लेकिन कोई एक दो बैक्टीरिया ऐसा आ जाता है जो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर होता है। अब जो ताकतवर थोड़ा सा रहेगा तो वो तो हमको बीमार करेगा। तो आप ये मत सोचो कि आप एक से बीमार हो, आप ये देखो उन हजारों करोड़ों से आपको बीमार होने से बचाया है किसने? इन व्हाइट ब्लड सेल्स में। तो ये बहुत ताकतवर है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अच्छा, ये वाली बात होगी। उसके बाद ये भी कहाँ बनती है? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, ये भी बोन मैरो में बन रही है। और क्या बात करें, इनकी शेप की बात करते हैं तो इनकी शेप होती है एमीबॉइड। एमीबॉइड शेप होती है। एमीबॉइड का मतलब ऐसी से इरेगुलर शेप, जिससे अमीबा, अमीबा होता है ना, अमीबा कोई शेप नहीं होती, ऐसे चेंज करता रहता, फ्लेक्सिबल। पानी को जिस बर्तन में डाल दिया जाए, पानी उसकी आकार ले लेता है, उसी हिसाब से अमीबा, अमीबॉइड शेप है, कैसी भी आकार बदलता रहता है इसका का। ठीक है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स भी हो गई, समझ में आ गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों चीजें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है आपकी क्या? प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। इनको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करती हैं? जो हमारे ब्लड में एक वो होती है, प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन, उसको एक्टिवेट करके कन्वर्ट कर देती हैं किसमें? थ्रोम्बिन में। तो उससे होता क्या है, ये इंजरी को हील करने में हेल्प करती है। मतलब देखो, इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है ब्लड क्लॉट बनाना। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी ये काम कर रही है ब्लड क्लॉटिंग का। मतलब जैसे ही हमारे कोई कट लगा, कट लगते ही सबसे पहले ब्लड के अंदर ब्लड बहने लगेगा, ब्लड के अंदर जितनी भी प्लेटलेट्स होंगी वो उस कट की तरफ भागेंगी, कट की तरफ भागेंगी, उस कट पे जाके ये प्रोटीन को चेंज करेंगे, एक तरह से जाल बना लेंगे, विटामिन के साथ मिलके। होता है ना विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के भी हेल्प करता है। विटामिन के साथ मिलके क्या बना लेंगे? एक नेट बना लेंगी, जाल बना लेंगी, और जाल में आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंसती जाएंगे, और उस तरह से क्या हो जाएगा? क्लॉट बन जाएगा। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो खून बह रहा होता है उसको रुक जाएगा, खून बहता हुआ रुक जाएगा। और जब बहता हुआ खून रुक जाएगा तो उससे क्या होगा? आपके भाई खून, ब्लड लॉस नहीं होगा। तो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने का काम किनका रहता है? प्लेटलेट्स का रहता है। ठीक है, इनका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? सर ये भी बनती है कहाँ? बोन मैरो में। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों चीजें क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, 1 मिनट पानी पी के आया, एक और वाटर ब्रेक। हाँ भाई, तो भाई अपना क्या हो गया? ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई। अब बचा क्या है? हार्ट बचा है ना। दिल चीर के देख, है ना वो दिल, दिल पे बहुत गाने बने। तो भाई ये आ गया हमारा एक सुंदर सा हार्ट, एक सुंदर सा हार्ट का डायग्राम आ गया हमारे पास। हार्ट है क्या? हार्ट को हम बोलते क्या हैं? चलो, हार्ट को हम बोलते हैं हमारा पंप, यानी कि पंप। हमारे घर की मोटर होती है ना साहब, घरों में मोटर होती है भाई, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना है कुंडे में पानी भरना है, मोटर से को सुबह बोरिंग का पानी आ रहा है, किसी का भी पानी आ रहा है, तो मोटर लगी होती है। तो जो मोटर है, जो पंप है, वो है कौन? हमारा हार्ट। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है भाई। याद रखना, ये दिल के टुकड़े हो गए, दिल चीर के देखते रहना, हम ये सब चीजें बकवास वाली बातें हैं, हार्ट में कुछ नहीं है। हार्ट का काम क्या है? सिर्फ ब्लड पंप करने का, इसके अलावा
हार्ट में कुछ नहीं है, कोई फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं होती, दिल के अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है ना। चलो, तो भाई होता क्या क्या है हार्ट के अंदर, हम चीजें देखेंगे। तो देखो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसके अंदर हम देखते हैं, ये जो चैम्बर है, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में। ये वाला जो चैम्बर है, ये वाला चैम्बर, इसका नाम होता है, ये पूरा हार्ट का ये पोर्शन ये है राइट। आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूँ। राइट एट्रिया, और ये जो है ये है लेफ्ट एट्रिया। नीचे वाला पोर्शन ये है राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर है हमारे पास, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, RARV LALV। ठीक है। तो भाई जो ये राइट जो पोर्शन है हार्ट का, ये हमेशा, ये जो राइट पोर्शन है ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है। यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का, यहाँ पे रहेगा हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वहां पे है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दोनों को, ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिलने से रोकने के लिए यहाँ पे एक क्या है, एक डिवीजन बना हुआ है, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है। सेप्टम क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड से मिक्स होने के लिए बचा रहा है, ताकि जब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाए तो ये बिल्कुल, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड ही जाए। इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफी अच्छी हो, अगर यहाँ से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा वहां पे वो हमारी जो सेल्स की डिमांड है जितनी ऑक्सीजन की, उतनी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए ये मिक्सिंग को प्रिवेंट करते हैं कौन, सेप्टम। ये चीज तो समझ में आ गई। ठीक है। उसके बाद भाई एक चीज सुनना, कि भाई जो हार्ट है वो 4 चैम्बर, ये हम लिख वो बता चुके हैं, 4 चैम्बर। डिवाइड करने वाला वो क्या है, सेप्टम है। ठीक है, 4 चैम्बर, सेप्टम बात कर ली, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, ये बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं सर इसमें ब्लड आता कैसे है, ब्लड जाता कैसे। चलो एक काम करते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, हार्ट लंग्स से ब्लड आता है। थोड़ा सा हम जो अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में पढ़े ना, उसकी हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक वो करके आना, कि भाई मान लो हमारा यहाँ पे क्या है, लंग्स है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे लंग्स है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके अंदर, सर लेफ्ट एट्रिया के अंदर। फिर ये ब्लड कहाँ जाता है, सर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा पूरी बॉडी में। अच्छा, अब जब जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, पढ़ा था ना, हार्ट से जब ब्लड बाहर जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, सर आर्टरी के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू जाएगा। और यहाँ पे जो आर्टरी होती है उसका नाम होता है एओर्टा, दैट इज लार्जेस्ट आर्टरी। उसके बाद वहां बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाके खून गंदा होगा, गंदे खून को कलेक्ट करके लाएंगी कौन, वेन्स, और वेन्स लाके कहाँ पटक देंगी, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से ये खून कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल इस खून को, कौन से खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजेगी, लंग्स में भेजेगी वापस प्योर होने के लिए। यहाँ पे ये किस में जाएगा,
लंग्स में जाएगा प्योर होने के लिए। अब ये खून फिर से बाहर जा रहा है, किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू जाएगा। जब हार्ट से खून बाहर जाएगा किसके थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू जाएगा। अब लेकिन ये कैसे खून जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड खून जा रहा है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड खून जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड खून आर्टरी के थ्रू जा रहा है, तो कौन सी आर्टरी हुई, पल्मोनरी आर्टरी, हम पढ़ के आए थे ना। तो ये कौन सी आर्टरी हुई, पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे क्या है, हमारे लंग्स हैं, लंग्स से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है। और जब ब्लड आता है, ब्लड आता है तो किसके थ्रू आता है सर, वेन्स के थ्रू आता है। लेकिन कैसा ब्लड आता है ये, ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू किस में आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, तो किसके थ्रू आ रहा होगा सर, पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना। चलो, तो ये कुछ खिचड़ी सी बन गई है, इस खिचड़ी को हम साफ कर देते हैं, क्योंकि ये खिचड़ी हम दोबारा पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा हो गया है, फिर बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ज्यादा बड़ा। तो हम इतना ही रखते हैं, आज को खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। इतना याद रखना कि हार्ट सिर्फ पंपिंग का काम करता है, इसके अलावा हार्ट का कोई काम नहीं होता। क्लियर है, ठीक है, खत्म करें आज के लेक्चर को। हमने आज व्हाट प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट पूरा पढ़ लिया, ह्यूमंस के अंदर भी ब्लड पढ़ ली, ब्लड वेसल पढ़ लिया। अब बचा है क्या, हार्ट बचा है और लिम्फ बचा है। हार्ट और लिम्फ पढ़ा और हमारा सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्सक्रीशन बचेगा, और एक्सक्रीशन करते ही हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और मैं क्या कहूँ कि भैया इतना पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं होगा, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, हो जाएंगे, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय।